Hello everyone, welcome to LST. LST means let's start together. आज की जो वीडियो हमारी ये इग्नू का जो सब्जेक्ट है BPSC 133 पॉलिटिकल साइंस का तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसका हम गैस पेपर लेके आए हैं। इस गैस पेपर को जो डिज़ाइन किया है वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके किया हुआ है। प्लस में इसका जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है वो भी इस तरह से किया है कि आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए, या फिर क्वेश्चन जो है थोड़ा घूम फिर के आता है तो उसको भी आप आंसर कर पाएँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट है BPSC 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति। इसके अंदर टोटल 5 ब्लॉक हैं, आपने देखे भी होंगे। ये हमारे ये 5 ब्लॉक हैं इसके अंदर, और टोटल 13 चैप्टर हैं, यूनिट हैं। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट है हमारी तुलनात्मक विश्लेषण, प्राकृतिक क्षेत्र और उपयोगिता। सेकंड है तुलनात्मक राजनीति, विश्लेषण की विधियाँ। सेकंड ब्लॉक है हमारा शासन की तुलना, इसमें हमारे सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन, नागरिक और सैन्य शासन, इसके बारे में आता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 ब्लॉक्स के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अभी हमारे चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं हम। तो वीडियो जो है वो डिवाइड होकर आएगी, यानी कि पूरा जो गैस पेपर है वो एक साथ नहीं आएगा, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसको अपलोड भी कर दूँ। तो आप कनेक्ट रहिए चैनल पे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, क्यों है, एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि इसका हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई और आप किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर है, इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आपको भी एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें है, मनुष्य की प्रकृति सर्वदा अपनी तुलना अन्य लोगों से या वस्तुओं से करना रहा है। तुलना से ही मनुष्य अपने व्यवहार या प्रकृति को समझने में सक्षम होता है। ठीक है, अर्थात तुलना मतलब व्यक्ति का जो चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, उसको आकार देती है। जब यह तुलना राजनीति में की जाती है तो इसको तुलनात्मक राजनीति का रूप दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें अपनी स्पेशलिटी या फिर अपनी खूबियों को ही पहचानना है तो हमें अपनी तुलना किसी और से करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर इससे ये बढ़िया है। वही चीज़ राजनीति में भी है। किसी भी देश की व्यवस्था को अगर हमें चेक करना है तो उसकी हमें तुलना करनी पड़ती है। जैसे हम इंडिया की या अमेरिका की तुलना करते हैं, तुलना किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो हम आगे चेक करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा, तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समय अंतराल में किसी देश की सरकारी या गैर सरकारी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, या 2 देशों से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उसको समझने का प्रयास करना है। मतलब कि हम किसी एक देश को 2 समय अंतराल में कंपेयर कर सकते हैं, वो भी तुलनात्मक राजनीति का ही एक पॉइंट है। या फिर हम किन्हीं 2 देशों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो भी तुलनात्मक राजनीति का ही पॉइंट है। अगला पॉइंट है, हम तुलना कर हम समस्याओं को समझने में सक्षम होते हैं। अगला, समस्याओं को समझने के बाद उनका समाधान भी निकाल सकते हैं हम। ये रहा, किसी भी चीज़ की तुलना करने के बाद उसका समाधान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी हमें तुलना का ही नहीं पता चलेगा तो हम समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, तुलनात्मक राजनीति में कुछ विषय होते हैं, जैसे कि सरकार के प्रकार, संविधान की संरचना, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन, समानता व असमानता, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक दशा, आर्थिक स्थिति। अर्थात वे सभी विषय जो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी विषयों का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। मतलब कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं जो राजनीति को प्रभावित करें, जैसे कि सरकार के प्रकार, लोकतांत्रिक है या साम्यवादी है, समाजवादी है। दूसरा, संविधान की संरचना, संविधान को किस प्रकार को बनाया गया है, क्या संरचना है उसकी। अगला पॉइंट होता है राजनीतिक दल। अगला है सामाजिक आंदोलन, समानता व असमानता, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक दशा। ऐसे पॉइंटों का हम अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, तुलना कर हम निश्चित फैसले पर पहुंचते हैं।
कि कौन सी व्यवस्था जनहित में है। जनहित का मतलब होता है कि जनता के हित में है, तथा कौन सी व्यवस्था जनहित में नहीं है। किसी विचारधारा में कमियां हैं तो या खूबियां हैं, उनको कैसे पहचानेंगे हम, तो तुलना करके ही पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं तुलनात्मक राजनीति जो है, तुलनात्मक अध्ययन जो उसका इतिहास, शुरुआत कैसे हुई या आप किस स्टेट में। तो तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत जो होती है, हम पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। हम राजनीति के इतिहास को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का इतिहास मान सकते हैं, क्योंकि जब से राजनीति चली आ रही है जभी से उसकी तुलना भी चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले राजनीति आई और उसकी तुलना बाद में हुई, नहीं, जब से हम तुलना राजनीति पढ़ रहे हैं तब से ही हम उसकी तुलना भी कर रहे हैं अन्य देशों से, अन्य व्यवस्थाओं से। तुलनात्मक राजनीति का विषय अत्यंत पुराना है, अर्थात यह अरस्तु व सिसु के समय से माना जाता है। यानी कि अरस्तु और सिसु जो हमारे समय से माना जाता है। अरस्तु जो कि एक यूनानी दार्शनिक हैं, उन्होंने 158 राज्यों का संविधान का अध्ययन करके उसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। यहीं से तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की जाती है और फिर अन्य समाज शास्त्रियों ने या चिंतकों ने उस तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पद्धति को आगे बढ़ाया है। यानी कि शुरुआत जो की है वो अरस्तु ने की है। कैसे की है? 158 राज्यों का संविधान का अध्ययन किया था उन्होंने, पूरा संविधान को पढ़ा, उसका विश्लेषण किया और फिर उनका अध्ययन किया, जब इसे इसकी तुलनात्मक राजनीति के विषय की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक कारकों में परिवर्तन आता रहा है, जिसकी वजह से तुलनात्मक अध्ययन में भी परिवर्तन आता रहा है। अर्थात जैसे कि अगर तुलना जो हमारी राजनीति है, ये अरस्तु ने जब 158 देशों का जो विश्लेषण किया था, जबकि जैसी रहती, तो अभी हमें दोबारा से उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक राजनीति की प्रवृत्ति में परिवर्तन आता रहता है। फिर चाहे वह इंसान हो, राजनीति हो या कोई विषय हो, कुछ भी हो, सब में परिवर्तन आता रहता है समय के साथ। तो उस परिवर्तन को समझने के लिए तथा समझाने के लिए हम तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है तुलनात्मक 19वीं सदी का 19वीं सदी का प्रारंभ, अंत तथा 20वीं सदी का प्रारंभ, ये हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के बाद, यानी कि 19वीं सदी के स्टार्ट होने के बाद तुलनात्मक अध्ययन पर आदर्शवादी विचारों का दबदबा रहा। मतलब कि क्या है, जो आदर्शवादी विचार थे उनका दबदबा था पूरी तुलनात्मक राजनीति के ऊपर। दूसरा, अध्ययन का केंद्र यूरोपीय देश रहे। इसमें मुख्य फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी थे। मतलब कि जब इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी यानी कि के उत्तरार्ध के बाद, यानी कि 1850 के बाद लगभग, तुलनात्मक राजनीति में आदर्शवादी विचारों का दबदबा रहा। अर्थात यूरोपीय देश जो थे उनकी तुलना की जाती थी। यूरोपीय देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये मेन थे। तो यूरोपीय देशों से जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते थे तुलना करते समय, उन्हीं निष्कर्षों को अन्य सभी देशों पर थोपा जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, थोपने का कारण जो है वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे अनेक भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे तथा भूतपूर्व औपनिवेशिक के रूप में उनके प्रभाव क्षेत्र में थे। यानी कि जो यूरोपीय निष्कर्षों का जो अन्य देशों पर थोपा जाता था, उसका कारण जो है क्योंकि यूरोप ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज किया है। यानी कि हमारे एशिया के, अमेरिका के, अफ्रीका के अनेक देश यूरोपीय औपनिवेशिक के शासन के अधीन आते थे। ठीक है, अब इस काल को पूर्ण रूप से तुलनात्मक अध्ययन का काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुलना के लिए दो विचारधाराओं का या दो व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। अब कई विद्वान जो हैं वो इस काल को, यानी कि 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का जो प्रारंभ है, उस काल को तुलनात्मक राजनीति का काल नहीं मानते, क्योंकि तुलना करने के लिए हमें, साधारण सी बात है, तुलना करने के लिए दो व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है या दो विचारधाराओं का होना अनिवार्य है। लेकिन इस काल में सिर्फ यूरोपीय शासकों का अध्ययन किया जाता था, और अध्ययन भी कैसा, आदर्शात्मक अध्ययन। ठीक है, अब 20वीं सदी की शुरुआत में 1970 में हुई रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाओं ने तुलनात्मक
विचारों को नए अथवा व्यापक सिरे से सोचने पर मजबूर किया। यानी कि जो तुलनात्मक विचारक जो हैं, जो इस क्षेत्र में विचार करते हैं या अध्ययन करते हैं, उन लोगों को अलग सिरे से सोचने पर मजबूर किया। कैसे? क्योंकि जो 1917 में रूस की क्रांति हुई, फिर विश्व युद्ध हुआ पहला, इन घटनाओं ने उनको मजबूर किया कि वो थोड़ा व्यापक सोचें, थोड़ा बड़ा सोचें। अब हमारा अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद की जो स्थिति है इस क्षेत्र में, यानी कि तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़े, उनको हम समझते हैं। 1930 के दशक तक आते आते दुनिया का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया था तथा राजनीतिक व्यापक तथा आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी। यानी कि 1930 का जो दशक था उसके आते आते अन्य देशों में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा था तथा उनकी राजनीति जो है व्यापक होने लगी थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसने विश्व राजनीति में समाजवाद को शोषितों की विचारधारा घोषित किया। यानी कि 1917 में जो रूस में क्रांति हुई और रूस जो है समाजवाद विचारधारा के ऊपर कार्यरत है, तो 1917 की रूसी क्रांति ने समाजवाद को शोषितों की विचारधारा प्रस्तुत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक कई घटनाएं घटी, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय वर्चस्व कम होने लगा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उस होने तक यूरोप में या पूरे विश्व में ऐसी कई घटनाएं घटी जिसकी वजह से यूरोपीय वर्चस्व कम होने लगा। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक लगभग सभी देशों ने अपने आप को यूरोपीय समाजवाद से मुक्त कर लिया था। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय तथा विस्तार तथा दुनिया दो विचारधाराओं, पश्चिमी पूंजीवाद और पूर्वी समाजवाद में विभाजित हो गई। यानी कि यूरोप का जो वर्चस्व कम हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया और दुनिया जो है दो विचारधाराओं के बीच में बंट गई। जैसे कि पश्चिम में पूंजीवाद यानी कि अमेरिका में पूंजीवाद और पूर्व में समाजवाद यानी कि रूस में समाजवाद में विभाजित हो गई, जिससे तुलना के क्षेत्र में बहुत व्यापकता दिखाई दी। और जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय औपनिवेशिक से स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, उन्होंने भी किसी एक विचारधारा पर निर्भर रहना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता को अपनाया। तो वही हमारा पॉइंट है, नव स्वतंत्र राष्ट्र या नवनिर्मित राष्ट्र को किसी एक विचारधारा पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, साथ ही कुछ गुट निरपेक्ष बने तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। अगला पॉइंट है 1955 में मैक्रेडीज जो हैं ये विचारक हैं, उन्होंने क्या किया, मौजूदा तुलनात्मक अध्ययन की आलोचना यह कहकर की कि इसमें सिर्फ वर्णनात्मक अध्ययन होता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं होता। यानी कि जो काल हमारा 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो काल था, उसमें हम मानते हैं कि वह काल तुलनात्मक राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब वो तुलनात्मक राजनीति का काल नहीं है। लेकिन मैक्रेडीज जो हैं वो 1955 में भी यही बात। एक विचारक और हैं, इनका नाम है हैरी एक्सटीन। इनका मानना है कि इस काल अवधि तक यानी कि 1950-55 के आसपास या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तुलनात्मक राजनीति का जो तुलना होती है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन दिखाई देता है। और यह परिवर्तन जो है विश्व में जो बदलती हुई राजनीति है उसका परिणाम है। विश्व में बदलती हुई राजनीति से हमारा संबंध है कि जैसे अब यूरोपीय वर्चस्व खत्म हो गया तथा देश जो है, वर्ल्ड जो है दो विचारधारा में बढ़ चुका है, जिसमें पूर्वी समाजवाद तथा पश्चिमी पूंजीवाद की विचारधाराएं आती हैं। ठीक है। और जो बाकी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उन्होंने कुछ राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। तो ये तीनों जो नीतियां हैं इनका हमने तुलना की, तो अब इनकी तुलना करने से हमारा जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो व्यापक होना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हैरी एक्सटन का मानना है। तुलनात्मक अध्ययन को लेकर अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए, परंतु तुलनात्मक राजनीति का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विस्तारित रूप से देखने को मिलता है। ये मेन बात है इस काल की। अगला है 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ। यानी कि 1970 का जो दशक है इसमें विकासवाद को कई सारी चुनौतियाँ दी गई। चुनौतियाँ किस आधार पर दी गई, ध्यान देखते हैं।
1970 के दशक में विकासवाद के सारे मॉडलों की सुधारता के लिए, मतलब सुधार करने के लिए आलोचना की गई, जिसके अंदर सार्वभौमिक ढांचे के अंतर्गत विशेष राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अंतर की समाप्ति हुई, यानी कि इनमें जो अंतर था उसकी समाप्ति की गई। दूसरा, जातीयता पर बल दिए जाने की आलोचना की गई, यानी कि जातीयता पर जो बल दिया जाता है उसकी आलोचना की गई इस काल के अंदर, इस दशक के अंदर। ठीक है, अगला क्या है हमारा, इस अवधि में विकासवादी जो मुख्य चुनौतियाँ, यानी कि विकासवाद की जो मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे कि निर्भरता का सिद्धांत या कॉर्पोरेट सिद्धांत, इनकी आलोचना की गई, तथा इनकी आलोचना के साथ अमेरिका की जो विदेश नीति है तथा बहुराष्ट्रीय नियम है उनकी भी आलोचना की गई। ठीक है, अब अगला हमारा है 1980 का दशक तथा राज्य की वापसी। 1980 का दशक तथा राज्य की वापसी, ये रहा। इस दशक में कई मुख्य सिद्धांत सामने आए, जैसे कि नौकरशाही एवं निरंकुशता का सिद्धांत, ये रहा। अगला है हमारा परिवर्तन की स्थानीय धारणा का सिद्धांत। अगला है हमारा प्रजातंत्र में संक्रमण का सिद्धांत, जो प्रजातंत्र में संक्रमण होता है उसका सिद्धांत। अगला है हमारा संरचनात्मक समायोजन का सिद्धांत। अगला है नवोदारवाद और निजीकरणों का सिद्धांत। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। कुछ लोगों ने इस अवधि को विकासवाद की विरोधी दशक है। इसमें कुछ विद्वान इस अवधि को विकासवाद की विरोधी, अर्थात इसको तोड़ने वाली कार्यवाही के रूप में देखते हैं। परंतु इस काल में तुलना के क्षेत्र में विविधता आई है, नए विकल्प सामने आए हैं। नए विकल्प कौन कौन से सामने आए? ये सारे विकल्प, जो है ये सामने आए। नए सिद्धांत सामने आए तो नए विकल्प भी सामने आए। अगला आता है हमारा 20वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग है, और भूमंडलीकरण की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। भूमंडलीकरण क्या है वो एक अलग ही पूरा टॉपिक है, अलग ही चैप्टर है, तो उसमें पढ़ लेंगे हम। अभी हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है व्यवस्थाओं का अध्ययन। 1960 से 1980 के दशक में राजनीतिक विश्लेषण में काफ़ी विकास हुआ तथा इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ तथा इसमें बड़ी संख्या में देश शामिल किए गए। यानी कि 1960 से 1980 का जो दशक है, इसमें तुलनात्मक राजनीति की जो विश्लेषण होता है, यानी कि जो अध्ययन करके हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें अन्य देशों को शामिल किया गया। वह अन्य देश कौन से थे? जो नए स्वतंत्र हुए थे, उन देशों को, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। अगला है नीति विचारक, शासकीय अनुभव और इसी प्रकार की कई मानदंडों का तुलना में प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि नीति विचारधारा जो है, शासकीय अनुभव और इसी प्रकार के कई मानदंडों को तुलना में शामिल किया गया। अगला है 1960 से 1980 के दशक में सामान्य सिद्धांत से अलग हटकर संदर्भ प्रासंगिकता पर बल दिया जाने लगा तथा जिससे ऐतिहासिक जांच पड़ताल के फिर से बढ़ रहे प्रभाव को दर्शाया। ठीक है, इस अवधि में मॉडल पर ध्यान न देकर किसी खास उद्देश्य या मामले को गहराई से समझने पर बल दिया जाने लगा। यानी कि किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह से ना समझकर किसी एक खास बात को समझना या उसकी समस्या का समाधान निकालना तुलना के माध्यम से, इस पर ध्यान दिया जाने लगा। अगला है आधुनिक गुणात्मक संदर्भ युक्त आंकड़ों का प्रयोग मूल्यांकन किया जाने लगा ताकि विशेष संस्थागत परिस्थितियों को खास राजनीतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सके। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आंकड़े हैं वो पहले के मुकाबले अब थोड़े आधुनिक होने लगे थे, आंकड़े थोड़े से प्रत्यक्ष होने लगे थे, मतलब कि स्पष्ट से एकदम, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राजनीति की संस्कृति या जानकारी की राजनीति में संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है संस्कृति आधारित अध्ययनों का जोर बढ़ा, जैसे इस्लाम को मानने वाले देश जैसे इराक, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देश। दूसरा राष्ट्रीयता आधारित देश जैसे कि इंग्लैंड तथा भारत। अगला है संस्थागत विशिष्ट राज्य, जैसे कि किसी भी एक संस्था, जैसे कि किसी भी देश की आर्मी हो सकती है या बैंकिंग स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी किसी एक संस्था की विशेषता का अध्ययन किया जाने लगा। जैसे कि किसी खास शासन के अंतर्गत भारत प्रवेश दिया जाने लगा।
अगला है हमारा इसमें पॉइंट नागरिक समाज और जनतांत्रिक दृष्टिकोण, इसको भी देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो इसमें हमारा आता है सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीयता आई थी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशों में जो आमने सामने की स्थिति थी, टकराव की स्थिति थी, उसका अंत हो गया। कब? सोवियत संघ के विघटन के बाद। ये विघटन कब हुआ था? 1990 से 92 के बीच में हुआ था। तो इनके विघटन के बाद भूमंडलीकरण की नई घटना सामने आई। ठीक है, भूमंडलीकरण एक ऐसी परिस्थिति है जो वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का नाम है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधती है। विश्व के कोने में किसी एक घटना का असर किसी दूसरे कोने के देश पर कैसे पड़ता है, ये सब हम भूमंडलीकरण में समझेंगे। अगला है नागरिक समाज और जनतांत्रिक प्रश्नों का अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया, यानी कि नागरिक समाज और जनतांत्रिक के जो प्रश्न हैं उनका जो अध्ययन है वो तुलना के जो मेन दृष्टिकोण है उसमें केंद्र पर रखा गया। अगला है अध्ययन तथा विश्लेषण में पर्यावरण, जातीयता, लिंग, नस्ल आदि सरोकारों के नए आयाम जुड़े, यानी कि इस क्षेत्र में नए आयाम जुड़े। कौन कौन से? पर्यावरण, जातीयता, लिंग तथा नस्ल आदि के सरोकार। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सूचना संग्रहण और प्रसार। ये भूमंडलीकरण के अंदर ही 3 टॉपिक हैं, उसका 3rd पार्ट है ये वाला, इसको समझते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब तो जैसे भूमंडलीकरण के महत्वपूर्ण पक्ष और निर्धारक पक्ष साबित होते हैं। ठीक है, इसके कारण उत्पादन, संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण आसानी से हो जाता है तथा दुनिया में कहीं भी फैलाया जा सकता है, यानी कि जो आंकड़ों का जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो भी आसानी से हो जाता है तथा उन आंकड़ों को हमें इस देश से किसी दूसरे देश में भेजना है तो भी हम उसे आसानी से भेज सकते हैं। इसमें जो संचार में जो क्रांति आई है एक तरह से इंटरनेट के थ्रू आई है, मतलब इंटरनेट जो है एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व साबित हुआ है इसमें। अगला पॉइंट हमारा भूमंडलीकरण से दुनिया के राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आया है। सामाजिक आंदोलन हो या सरकारी फैसले तेज़ी से फैल जाते हैं। ठीक है, इसके कारण राजनीतिक विचार भी तेज़ी से फैलते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे इंडिया है या भारत की सरकार कोई भी नीति बनाती है और जनता को उसकी नीति जो है वो समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो उस नीति का जो विरोध है वो हम ट्विटर पर करते हैं। ट्विटर पर कैंपेनिंग चलती है, उसके जो हैशटैग उनको ट्रेंड पे लाया जाता है। फिर जो ट्विटर जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। तो अगर हमारे ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और वो इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी कि पूरे वर्ल्ड में उसकी थू ना हो, इसलिए। तो वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर सरकार की नीतियों के विरुद्ध ट्विटर द्वारा किसी भी सरकार की नीति का निर्माण करती है तथा देश की जनता उस नीति का विरोध करती है तो वह ट्विटर पर कैंपेनिंग चलाती है जो सरकार को सीधे प्रभावित करता है। यदि हम आंदोलन करेंगे तो सरकार हो सकता है उस पर ठीक से एक्शन ना ले, लेकिन अगर हम ट्विटर पर कैंपेनिंग चलाते हैं तो वो बात सिर्फ देश तक नहीं रहती है, वो बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है ट्विटर के थ्रू। तो वही मैंने इसका एग्जांपल लिया है, आप भी इसको डाल सकते हो एग्जाम में अपने आंसर को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक सरकार तथा तुलनात्मक राजनीति में अंतर को स्पष्ट करें, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति दोनों ही आती है। तो अब इन दोनों के बीच में भी कुछ अंतर हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। इसका आंसर है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार देखने में भले ही एक दूसरे के पर्याय लगें परंतु दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। मतलब कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति सुनने में या देखने में एक दूसरे के पर्याय यानी कि सेम लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर पर्याप्त अंतर मौजूद है, ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। तो पहले हम तुलनात्मक सरकार को समझते हैं। किसी भी देश की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का वर्णनात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन तुलनात्मक सरकार कहलाता है।
इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत कम किया जाता है, ज़्यादातर वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। मैं बताता हूँ वर्णनात्मक अध्ययन होता क्या है। पहले इसके विषय क्षेत्र देखते हैं। जो औपचारिक राजनीति जो है, जो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं हैं ये क्या होती है ये बताता हूँ पहले मैं आपको। इसमें जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं तथा तुलनात्मक सरकार में इन्हीं तीनों अंगों यानी तीनों संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन भी कैसा, वर्णनात्मक, यानी कि उसमें उसका एनालाइज नहीं करते, सिर्फ जो व्यवस्था है उसका वर्णन करते हैं, इसलिए इसको तुलनात्मक सरकार कहते हैं। तो उसमें सिर्फ वर्णनात्मक अध्ययन होता है। तो यही है तुलनात्मक सरकार। अब आते हैं हम तुलनात्मक राजनीति के ऊपर। तो तुलनात्मक राजनीति अपने आप में ही एक अत्यंत व्यापक है, अर्थात देश के औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का भी वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन भी होता है। ठीक है, अब औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं, यानी कि औपचारिक में तो हमारी कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका आती हैं। इनका अध्ययन हम तुलनात्मक सरकार के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है तथा इसमें हम सरकार के प्रकार, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन, समानता तथा असमानता, भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति, और संविधान, इन सब का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर करते हैं। यानी कि किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या जैसे किसी सरकार की नीति का विरोध करना हुआ, आंदोलन करना हुआ, ये सभी का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर करते हैं। तथा तुलनात्मक राजनीति में उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति को किसी भी रूप में प्रभावित करते हैं। समझना ये बात? ठीक है, अब हम इसके बीच में अंतर कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सको। छोटा छोटा दिखाता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, तो ये तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक सरकार है, इसके बीच में अंतर देखते हैं हम। तो पहला क्या है, इसका जो तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन का ढंग जो है वो आधुनिक है, यानी कि बहुत मॉडर्न है, जबकि तुलनात्मक सरकार में अध्ययन का ढंग काफ़ी पुराना तथा परंपरागत रूप है। ठीक है, अगला करते हैं हम। अध्ययन जो है विश्लेषणात्मक और मूल रहित होता है, यानी कि इसमें जो अध्ययन हम करते हैं वो विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि उसका एनालाइज करते हैं हम। और इसमें तुलनात्मक सरकार में जो अध्ययन होता है वो आदर्शवादी होता है, मतलब कि सिर्फ उसका वर्णन किया जाता है। और तुलनात्मक राजनीति के जो विषय क्षेत्र हैं वो असीमित होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे सारे क्षेत्र जो राजनीति को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में होता है, जबकि इसका तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र जो है वो काफ़ी सीमित है, बहुत छोटा है। अगला है, इसका उद्देश्य आदर्श राजनीति के सिद्धांतों की रचना करना होता है, यानी कि जो राजनीति की जो सिद्धांत हैं उनकी रचना करना तुलनात्मक अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया इस वाला पॉइंट, 4th पॉइंट जो है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये पॉइंट मैंने उल्टा लिख दिया दोनों में। तुलनात्मक सरकार के अंदर का जो अध्ययन का उद्देश्य है वो आदर्श राजनीति का सिद्धांत की रचना करना है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण है। ये मैंने उल्टा कर दिया, इसको थोड़ा ध्यान देना आप। अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट जो है, अंतर विषयक विधि को महत्व दिया जाता है तुलनात्मक राजनीति में, और तुलनात्मक सरकार के अंदर अंतर विषयक विधि को महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे कोई संस्था है, उसकी जो शुरुआती यानी कि प्राचीन काल जो था उसका, जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी तथा जहाँ पर वो अब है, इसके बीच का जो अंतर है इसमें अध्ययन करना, इसका विश्लेषण करना, कैसे इसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ इसके कार्य में बीच में, उसका अध्ययन जो है तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक सरकार में नहीं किया जाता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी फर्स्ट ब्लॉक से ही है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। इस चैप्टर में इन तीनों के अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है, उसका वर्णन करें। उपयोगिता का मतलब होता है उसका उपयोग क्या क्या है मेनली। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग प्राचीन तथा परंपरागत अध्ययन के वर्णनात्मक अध्ययन के साथ हो रहा है। उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो परंपरागत
तरीका है, यानी कि जिसमें हम सिर्फ वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका प्रयोग आधुनिक दौर जो है, जो आधुनिक ढंग है, यानी कि जिसमें हम विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकालते हैं, उनका प्रयोग साथ में हो रहा है। ये इसका पहली उपयोगिता है। ठीक है, इसकी दूसरी उपयोगिता क्या है? इसमें ना केवल राजनीतिक संरचना बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रभावी अध्ययन किया जाता है। यानी कि पहले क्या था, सिर्फ सरकार की औपचारिक संस्थाओं का वर्णन करते थे जिसमें राजनीतिक संरचना आती है, लेकिन अब जो है तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें हम सभी बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र हो गए, इन सभी का। अगला है, सिर्फ राजनीति नहीं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर भी जोर देती है। तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक विभिन्नताओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें व्यापक रूप प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मैक्रेडीज इसे वैज्ञानिक विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसमें निश्चित नियमों और सिद्धांतों द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और सूक्ष्म तथा गहराई से अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जो है अध्ययन जो है काफ़ी गहराई से किया जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी वर्णन नहीं करना, हमें उसका विश्लेषण भी करना है। विश्लेषण का अर्थ होता है एनालाइज करना, यानी कि उसको बिल्कुल अच्छे से एक एक बात को देखना, उसको फिर प्रस्तुत करना, अन्य देशों से तुलना करना, सब कुछ इसमें शामिल होता है। अगला पॉइंट है हमारा, तुलना कर किसी भी समस्या को आसानी से समझा जा सकता है तथा उसका समाधान किया जा सकता है और गहराई से समझने में मदद मिलती है। ये इसकी पॉइंट है जो हमें भूमिका में लिखने होते हैं। अब इसकी जो उपयोगिता है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, मूल्य मुक्त अध्ययन होता है। मूल्य मुक्त अध्ययन से हमारा अर्थ है कि कोई हम किसी भी पॉइंट को उठाकर उस पर हम इसकी अध्ययन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ लिमिटेड पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि तुलनात्मक सरकार में हमें सिर्फ औपचारिक तत्व दिए हुए थे कि हम इन्हीं पे तुलना कर सकते हैं या उन्हीं का वर्णन कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी मूल्य का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कुछ विचारक जो है कुछ तत्वों का अध्ययन करते हैं और कुछ विचारक कुछ तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है, राजनीति का अध्ययन व्यवस्था के रूप में करता है। यानी कि राजनीति का जो अध्ययन है पूरी देश की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। अगला है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण। इसमें क्या होता है कि जो भी अध्ययन जो हम करते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, जबकि तुलनात्मक सरकार का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ उसका वर्णनात्मक अध्ययन करना होता है सिद्धांत का। ठीक है, अगला है, विकसित के साथ विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक सरकार के अंदर हमने अब देखा था, अभी हम पहले 19वीं शताब्दी का जो हमारा काल था उसमें यूरोपीय देश का वर्चस्व था, यानी कि आदर्शवादी विचारों का दबदबा था, उन्हीं का सिर्फ अध्ययन किया जाता था और उनके अध्ययन को अन्य सभी देशों पर थोपा जाता था। लेकिन तुलनात्मक राजनीति का जो चरित्र जब से आया है, जब से हमें विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों का भी अध्ययन इसमें करने को देखने को मिलता है। अगला है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन। यानी कि वस्तुनिष्ठ का होता है ऑप्शनल। ये और ये दोनों पॉइंट एक जगह सिमिलर है, बिल्कुल इनको हम सेम मान सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब कि किसी एक पॉइंट पर ध्यान न देकर हम अनेक पॉइंटों पर ध्यान दे सकते हैं, या अनेक पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट को चुन के उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, प्रारंभिक ढांचे का अध्ययन। इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी संस्था है, जैसे कि इंडिया की RBI है, तो RBI का जो हम अभी विश्लेषण करेंगे उसमें हम इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत में इसकी क्या विधि थी, क्या कार्यविधि थी, क्या कार्य शासन काल था, सब कुछ का अध्ययन कर सकते हैं इसमें हम। तो इसमें प्रारंभिक ढांचे का जो है इसकी भी उपलब्धता है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी संरचनात्मक यानी कि इसकी संरचना जो हुई है वो किन बातों को ध्यान में रखकर हुई है, या कैसे जो भी है उसका प्रोसेस है उसकी तुलना कर सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं। तथा कार्यात्मक, वो जो संस्था है वो किस प्रकार कार्य करती है, जैसे कि भारत की न्यायपालिका है या अमेरिका की न्यायपालिका है, इन दोनों का जो कार्यविधि है, जो कार्य करने की जो विधि है, इनका हम अध्ययन कर सकते हैं इसके अंदर। ये इसकी उपयोगिता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है लेकिन लिखा छोटा छोटा है। इसको आप अपने क्वेश्चन में पेपर में इन पॉइंटों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना, जैसे मैं आपको बोल के कर रहा हूँ उसी तरह से। और जो इनमें थोड़ी छोटी मोटी स्पेलिंग की या ग्रामर की मिस्टेक है उनको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलनात्मक राजनीति की जो पद्धतियाँ हैं उनका वर्णन करें।
ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन ये। पद्धति से आशा किसी भी विषय को समझने के लिए अपनाए गए तरीके से है। यानी कि पद्धति जो है किसी भी विषय को जो हम समझते हैं उसका एक तरीका होता है समझने का, उस तरीके को पद्धति के नाम से कह सकते हैं हम। किसी भी विषय के अनुसंधान के क्षेत्र में पद्धति का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अनुसंधान का अर्थ होता है कि इसको मतलब कि उसके बारे में खोज करना। ठीक है, यह एकत्रित आंकड़ों को सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से वर्गीकरण कर तुलनात्मक अध्ययन में मदद करती है। यानी कि जब हम किसी भी विषय का अनुसंधान करते हैं तो हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है तथा उन आंकड़ों को कैसे सुव्यवस्थित करना है, सुनियोजित करना है, ये ढंग हम उस पद्धति से लेते हैं। यानी कि पद्धति हमें बताती है कि कैसे उसको नियोजित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें हमारी जो मेन पद्धतियाँ हैं वो उनके बारे में देखते हैं। इसकी जो मुख्य पद्धतियाँ हैं वो ये हैं। पहली है प्रयोगात्मक पद्धति, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है संख्यात्मक पद्धति, चौथा है ध्यान केंद्रित तुलनाएं, अगला है ऐतिहासिक पद्धति। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं प्रयोगात्मक पद्धति क्या है हमारी। इसमें मुख्य रूप से दो परिस्थितियों में अंतर संबंध को प्रदर्शित करा जाता है। जैसे कि जो दो परिस्थितियों में हम अंतर संबंध जो होता है उनको मतलब प्रदर्शित करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जैसे भारत और चीन का युद्ध होता है, इसको तो हम भारतीय सेना और चीन की जो सेना है इनका प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकते हैं, दो तत्वों का अंतर संबंध होगा कि इसके अंदर इंडियन आर्मी के पास कितनी क्षमता है या चाइनीज़ आर्मी के पास कितनी क्षमता है, इस हिसाब से। अगला है, इसमें अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है कि परिस्थिति दूसरी परिस्थिति पर किस प्रकार प्रभावित है। यानी कि जो अब मैंने एग्जांपल दिया आर्मी वाला, अब हम जो इसमें अध्ययन करेंगे उसमें जो निष्कर्ष निकाला जाएगा उसमें परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा कि जो इंडिया की आर्मी है वो चाइना की आर्मी पर कितनी प्रभावित है या किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। सेम अगर चाइना की आर्मी के हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो इंडिया की आर्मी को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा। अगला है हमारा, किसी राजनीतिक परिघटना की जांच कई आधारों भूमिकाओं पर की जाती है तथा वे एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं यह जांचा जाता है। ठीक है, अगला है, किसी घटना से संबंधित चरणों में परिवर्तन किया जाए तो क्या परिणाम होगा, यह भी इसका अध्ययन का हिस्सा है। यानी कि हमने जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी, अगर हम इनके सैनिकों में चार यानी कि इनकी जो इकाइयाँ हैं, यानी कि एग्जांपल में समझते हैं जैसे कि इंडियन आर्मी में हमारे पास एग्जांपल में 1 लाख आर्मी में सोल्जर्स हैं, तो अगर हम इनकी वृद्धि करते हैं यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख करते हैं तो चाइना के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आते हैं प्रयोगात्मक पद्धति के गुणों में। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, इसमें अधिक प्रामाणिकता होती है और भविष्यवाणी कर सकते हैं इसके बिहाफ पे हम, और वस्तुनिष्ठता भी उसमें होती है यानी कि ऑप्शनल भी होता है इसमें, और सार्वभौमिकता भी होती है। ठीक है, अब इसकी जो कुछ दोष भी हैं प्रयोगात्मक पद्धति के दोष भी हैं, उनको समझते हैं क्या हो सकते हैं। चरों में जो हम परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हमने एज्यूम किया कि हम अपनी आर्मी को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि हम जो हमारी रियलिटी है यानी कि जो वास्तविकता है उससे दूर जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें जो परिणाम निकलते हैं वो भी मतलब एज्यूम वाले ही होंगे, रियल तो होंगे नहीं, वही है बस। सभी सामाजिक घटनाओं पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें अनेक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जो परिणाम को वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया सेम 1.5 लाख वाला 1 लाख से 1.5 लाख करते हैं, तो इसमें हम मतलब उसका प्रयोग करने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि अगर चाइना ने ऐसा किया तो इंडिया क्या करेगा, या इंडिया ने ऐसा ये स्टेप लिया तो चाइना क्या इस पर स्टेप बैक करेगा, जो भी करेगा। तो ये क्या करता है, वास्तविकता से दूर लेके जाता है, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि चाइना क्या करने वाला है या इंडिया क्या करने वाला है। अगला है, एक ही आंकड़े का बार बार प्रयोग जो हम करते हैं वो वास्तविकता को भंग कर सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगला इसका जो पॉइंट है यानी कि अगली जो पद्धति है वो है केस स्टडी। इसमें किसी एक मामले या केस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह पद्धति तुलनात्मक नहीं होती परंतु इससे प्राप्त आंकड़ों को सामान्य पर्यवेक्षण में का आधार बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो है इसमें सिर्फ एक ही मामले का अध्ययन किया जाता है कि ये क्या था, कैसे था, क्यों था, इसमें किसी से भी तुलना नहीं की जाती।
तुलना ना किए जाने के कारण इसको तुलनात्मक पद्धति नहीं मानते, लेकिन इस पे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको सामान्य पर्यवेक्षण का आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, पर्यवेक्षण के आधार पर दूसरे मामलों की इससे तुलना की जा सकती है, यानी कि जो हमने केस स्टडी में जो किसी एक केस का जो स्टडी उठाई उसकी तुलना हम किसी और से कर सकते हैं, ये इसमें पॉसिबल है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया जाता है। अगला हमारा आता है सांख्यिकी पद्धति। इसमें नाम से समझ में आता है सांख्यिकी मतलब नंबर्स। ठीक है, सांख्यिकी पद्धति में संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मापे जा सकने वाले और परिवर्तनीय कारकों का उपयोग अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो है इसमें जो नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा सटीक होते हैं, मतलब इसमें जो गलती गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें जो हम अध्ययन करते हैं उन्हें देखते हैं किसका करते हैं, मत डालने के रुझान, सार्वजनिक खर्च, राजनीतिक दल, मतदाताओं की संख्या, राजनीतिक जनसंख्या वृद्धि, इन पॉइंटों का अध्ययन इसमें मेनली किया जाता है। अगला है निम्न प्रकार के साधनों की इसमें वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक समय पर कई परिवर्तनीय कारकों और उनके संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है और स्पष्ट और सटीक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि संख्या दिखाकर समानता और असमानता दिखाई जा सके। इसके इस्तेमाल से लंबे समय से हो रही तुलना के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भविष्यवाणी किन पॉइंटों पर की जा सकती है, वो है अगले चुनाव में मतदाताओं की संख्या, यानी कि जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर है उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले चुनावों तक हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी हो जाएगी तथा जो मतदाता हैं वो उनकी संख्या इतनी हो जाएगी, और ये भविष्यवाणी लगभग सही भी निकलती है। अगला है लिंग असमानता से मुक्ति। जो हमारी जो लिंग असमानता के जो आंकड़े हैं उनमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उनके अनुसार हम अनुमान लगा के इसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली है विषय केंद्रित तुलना। इस प्रकार के अध्ययनों में थोड़े देशों पर किसी खास विषय को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि किसी एक विषय को लेकर कम देशों में या तो एक देश या सिर्फ दो देश में ध्यान केंद्रित किया जाता है। अक्सर दो देशों के सभी पक्ष जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचार पर तुलना करने की बजाय उसकी राजनीतिक तुलना की जाती है। राजनीतिक तुलना मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, इसमें हम सांस्कृतिक या आर्थिक तुलना भी लिख सकते हैं। मतलब कि किसी जो तुलना के जो क्षेत्र होते हैं वो सीमित होते हैं। इसमें देश की सार्वजनिक नीतियों पर सफलतापूर्वक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लिप्सेट ने दो प्रकार की तुलना बताई है। लिप्सेट एक विचारक हैं राजनीति के, उन्होंने दो प्रकार की तुलना की व्यवस्था बताई है। पहली है अस्पष्ट, दूसरी है सुस्पष्ट। अस्पष्ट तुलना किसी एक देश को ध्यान में रखकर की जाती है, यानी कि किसी एक देश में दो समयांतराल के अंदर, और दूसरी है सुस्पष्ट तुलना। सुस्पष्ट तुलना जो दो देशों को ध्यान में रखकर की जाती है, यानी कि एक ही टाइम पर दो देशों का अध्ययन। और अस्पष्ट के अंदर एक देश का अध्ययन दो समयांतराल में, यानी कि 1990 में और 2000 में एक देश की क्या व्यवस्था थी, ये आती है अस्पष्ट के अंदर। सुस्पष्ट के अंदर आता है एक ही समय के अंदर दो देशों की तुलना। ठीक है, ये हमारी विषय केंद्रित तुलना थी। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगला इसका जो पद्धति है उसको देखते हैं। अगली है ऐतिहासिक पद्धति, इसको देखते हैं। इसमें कार्य कारण पद्धति पर बल दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कार्य कारण मतलब कि जो कार्य हुआ उसका कारण क्या था, इसके अंदर जो है हम देखते हैं। इसमें माना जाता है कि इतिहास के अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण की खोज की जा सकती है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम, जो पहले जो घटनाएं घटी हैं, संबंधित घटनाएं, जैसे अभी कोविड आया तो कोविड से पहले अगर कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें ऐसी संक्रामक बीमारी फैली थी, उसका अध्ययन करेंगे तथा उसके अध्ययन के अनुसार वर्तमान की समस्या का समाधान निकाला जाता है। ये ऐतिहासिक पद्धति के अंदर आता है। तुलनात्मक रूप से सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता, ऐसा इस पद्धति का मानना है। ऐतिहासिक विधि से किसी भी राष्ट्रीय समाज का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तुलना का कार्य आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति के आलोचक इसे पूर्ण विधि नहीं मानते। जो इसके आलोचक हैं वो इसे पूर्ण विधि नहीं मानते और हमें भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक पद्धति में तुलना की जाती है। इसमें तुलना
पूर्ण रूप से नहीं होती है, क्योंकि इसमें वर्णनात्मक अध्ययन होता है ना कि विश्लेषणात्मक। ठीक है, नहीं मानते क्योंकि इसमें वर्णनात्मक अध्ययन की महत्वता या अधिक अध्ययन होता है और किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन वर्णनात्मक अध्ययन के आधार पर संभव नहीं है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है, साइंटिफिक अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ना कि वर्णनात्मक विधि का। ठीक है, अगला है, इसमें विश्लेषण सही ढंग से नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इतिहास में जो ही घटना है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो विश्लेषण कैसे करेंगे। ठीक है, अगला जो है ऐतिहासिक रूप से अध्ययन के सभी पहलुओं की जांच विश्लेषणात्मक तरीके से नहीं हो पाती। सेम बात जो मैं पहले बता चुकी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ब्लॉक 1 को फिनिश किया है। ब्लॉक 1 के जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं और इनके एग्ज़ाम में आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम आगे के जो ब्लॉक्स हैं उनको अगली वीडियो में समझते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके काम आ सकती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगली